हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास के हिंदी के दूसरे चैप्टर विष के दांत, जिसको नलिन बिलोचन शर्मा जी ने लिखे हैं, उसके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और इसे याद करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर चैप्टर नेम और राइटर नेम अगर आपने याद नहीं किए हैं तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, चैप्टर नेम और राइटर नेम याद करने का ट्रिक दिया गया है, वो वीडियो आप देखिए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। तो आप जाकर के वो वीडियो ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो क्या है प्रथम जो क्वेश्चन है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो क्या होगा, विष के दांत शीर्षक कहानी सामाजिक यथार्थ की कहानी है, जिसका प्रतिपाद प्रतीकात्मक शैली में मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया है। व्यंग्य के स्तर पर यह कहानी सामाजिक समानता को प्रतिपादित करती है। यह कहानी उस समृद्ध वर्ग के लिए चेतावनी है जो निर्धन वर्ग को अपने पैरों की जूती समझता है। निर्धन वर्ग अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है। उसमें अब समृद्ध जानों के अहंकार रूपी विषपूर्ण दांतों को तोड़ने की ताकत पैदा हो गई है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जा रहे हैं। लिंग आधार भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो क्या होगा कि सेन साहब के परिवार में 5 बेटी एवं 1 बेटा है। सेन साहब पत्नी सहित बेटा को अधिक प्यार करते हैं। अगर कोई गलती भी बेटा कर देता है तो उनको आनंद आता था, क्योंकि नहीं आनंद आता बेटा को भविष्य में इंजीनियर बनाने का दिवा स्वप्न जो देख रहे थे, लेकिन बेटी तो उनकी हाथ की मानो कठपुतली हो। हरेक समय उनकी बेटी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन में तत्पर रहा करती थी। सभ्य और सुशील बेटी के प्रति सेन दंपति का उतना प्यार नहीं दिखता जैसा कि बेटा के प्रति सभ्य और सुशील की प्रतिमूर्ति। वह बेटी भी कुछ बन सकती है। वह दिल में उम्मीद भी नहीं रखते थे। खान पान में भी कासू जो चाहता तुरंत हाजिर हो जाता, लेकिन बेटियों के लिए नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सेन परिवार में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के आधार पर भी भेदभाव किए जाते हैं। अगर आप ये कहानी पढ़े होंगे, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ किस तरह से बच्चों से भी भेदभाव करते हैं माता पिता। अब आगे तीसरा क्वेश्चन है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो सेन परिवार में खोखा का जन्म उस समय हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद मिस्टर सेन और मिसेज सेन दोनों को बाकी नहीं रह गई थी। परिवार में खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। वह पारिवारिक नियमों के ऊपर था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। इस प्रकार खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। तो क्या होगा, खोखा किन मामलों में अपवाद था? अगर आप ये लिखते हैं तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, आपको इसमें रटना नहीं है, बल्कि समझ करके याद करना है। आप रटे हुए को भूल सकते हैं, लेकिन समझ करके याद हुए को कभी नहीं भूल सकते। इसलिए आप स्टोरी टाइप से इसको याद करेंगे। जैसे हमारे दादा लोग कहानी सुनाते हैं ना, उस टाइप से आप इसको सुनिए और अपने से
याद कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति अपने खोखा के दुर्ललित व्यवहार से एवं उसके तोड़ फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनाने की संभावनाएं देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए बढ़ई मिस्त्री को बुलाकर ठोक पीट सिखाने के लिए तय किया था। अब आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन जो है यह है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या कीजिए कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इसको क्या करना है, पूरा व्याख्या करना है, इसका वर्णन करना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। तो क्या होगा, प्रस्तुत पंक्तियां लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इतना पॉइंट आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे इसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ये पॉइंट आपको याद करने में ही फायदा है। और उसके बाद लिखेंगे इस कहानी में कहानीकार ने सेन दंपति की 5 लड़कियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती अत्यंत सुशील, सभ्य और अनुशासित हैं। इस बात की संतुष्टि में उक्त पंक्ति लिखते हैं। कहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। अर्थात 5 लड़कियां माता पिता के कथाना अनुसार और इशारे पर चलने वाली है। 5 बच्चों पर सेन दंपति को गर्व है। तो क्या हो गया, तो ये जो है ना खुशी में बोला था कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। अब दूसरा है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। तो उत्तर क्या होगा इसका कि प्रस्तुत, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। अब लिखेंगे कहानी प्रसंग में लेखक ने सेन दंपति के लाड़ प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र के पक्ष में कहा है कि जिसे सेन दंपति उसे इंजीनियर बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि खोखा तोड़ फोड़ में अधिक आनंद पाता था। इसलिए खोखा के दुर्ललित मतलब नटखट स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अर्थात खोखा के बिगड़े चाल के कारण ही दैन संपत्ति को ऐसा लगता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। मतलब वो जो तोड़फोड़ करता था ना, उससे उन्होंने अनुमान लगा लिया कि मेरा बेटा इंजीनियर का लायक है, इंजीनियर ही बनेगा। अब आगे है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसका क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो फिर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। और फिर लिखेंगे यहाँ से कहानी के प्रसंग में यह कथन सेन साहब का है। किसका है, कहानी के प्रसंग में यह कथन जो है ना सेन साहब का है कि जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर और मदन की मां में कुछ बकझक सुनकर सेन साहब घर से बाहर निकलकर मदन की मां को तो मदन को ले जाने के लिए कह ही दिया। इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाकर कहा, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, गाड़ी भी
गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को भी मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। अर्थात तुम्हारा बेटा दुलार से दूषित हो गया है, आगे चलकर चोर, डकैत, गुंडा बन जाएगा। अब आगे है घ कि हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। इसका क्या करना है? सप्रसंग व्याख्या करना है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड के 20 की दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। कहानी के प्रसंग में यह कथन उस समय की है जब मदन गली के बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा था। सैन साहब का खोखा भी वहां आ गया। लट्टू को नचाते देख उसका भी तबीयत लट्टू नचाने के लिए गई। यहाँ पर लेखक ने कासू को हंस और मदन सहित साथियों को कौवा का झुंड की उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा कि हंस कौवों की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। अब आगे छठा क्वेश्चन है कि सैन साहब के और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो सैन साहब के ड्राइवर रूम में सैन साहब के कुछ मित्र गण के साथ साथ एक पत्रकार भी उपस्थित थे। सभी परस्पर बातचीत कर रहे थे कि किसका बेटा क्या कर रहा है, आगे क्या पढ़ेगा। सैन साहब तो बिना पूछे ही अपने खोखा कासू को इंजीनियर बनाने की बात कह डाली। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, और जो कुछ भी बने क्या है, उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। तो दोस्तों ये अब हमने 7वां क्वेश्चन करना है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी दबाएं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट में भी बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो क्या है 7वां क्वेश्चन कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होता है। ड्राइवर सैन साहब का नमक खाता है, इसलिए सैन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन एक दूसरा बच्चा मदन को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसको धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा देता है। यह क्या है? यह कहानी हमारे परिवेश के माहौल को बताता है कि हमारे परिवेश में किस टाइप से भेदभाव हो रहा है, गरीबी और अमीरी का। अब 8वां क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। कहते हैं कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मात्र बाल हट था। यदि मदन को कासू की गाड़ी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं तो कासू को मदन की लट्टू भी नचाने का अधिकार नहीं। लेकिन कासू राव दिखाकर लट्टू नचाना चाहता है जो मदन के विचार से गलत था। फिर मदन की
प्रतिशोध की भावना ने झगड़े का रूप ले लिया। इस प्रसंग के द्वारा कहानीकार यह दिखाना चाहता है कि बच्चों में भी प्रतिशोध की भावना जगती है। बच्चा में यह ज्ञान नहीं होता कि कोई बच्चा बड़े बाप का बेटा है, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, जो बच्चों का स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। यह क्या था? उस झगड़े का कारण था। आप इसको स्टोरी रूप से याद करेंगे। अब 10वां क्वेश्चन है कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है? तो रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाले गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उसको अपने छाती से लगा लिया, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला, घर खाली करने का आदेश दिया, जो गिरधर के साथ अन्याय था। गलती कासू ने किया, उसको दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। लेकिन उसका बेटा मदन कासू को दंडित कर उचित कार्य किया, इसलिए वह अपने बेटे मदन को छाती लगाकर उचित कार्य के लिए सराहना करता है और खुशी जाहिर करता है। इसलिए वह उसकी पिटाई नहीं किए, बल्कि उसे छाती से लगा लिए कि जो काम उसके बाप नहीं कर पाए, उसके बेटे ने वो काम करके दिखा दिए। अब आगे है, सॉरी वहाँ 10वां क्वेश्चन था, यहाँ 9वां। अब आगे क्वेश्चन है कि मदन और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों की ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन से कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। कहते कहानी से एक उदाहरण देकर के इसको पुष्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे इसमें कि यह सामाजिक संरचना का यथार्थ है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में प्रायः महल वालों ही विजय होते हैं, क्योंकि उनके पास धन होता है और उनके हाथ लंबे होते हैं। पर यह तथ्य तभी सही है कि धनी वर्ग की विजय तब होती है जब निर्धन लोग अपने ही वर्ग के विरुद्ध धनी वर्ग की मदद करते हैं। यदि निर्धन वर्ग में एकता आ जाए तो धनी वर्ग की विजय की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। महल और झोपड़ी वालों में लड़ाई अर्थात कासू और मदन की लड़ाई में मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की, परिणाम कासू मतलब महल वाला हारता है। यदि मदन के अन्य मित्रों ने कासू की मदद करता तो कासू ही जीतता। प्रायः यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, परिणाम झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। ये क्या हुआ? महल वाले और झोपड़ी वालों में अंतर दर्शाया गया है। इसको भी आप अच्छे ढंग से समझ करके याद करेंगे। अब आगे है 11वां क्वेश्चन कि सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण करे तो क्या होगा? सेन साहब मदन कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण निम्न है, ऐसे लिखेंगे। तो सेन साहब एक क्या है? बिजनेसमैन है, आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न है। उसे 5 बेटियां सीमा, रजनी, आलो, शेफाली व आरती और एकमात्र बेटा कासू है। वह अपने दुर्ललित पुत्र में इंजीनियर होने की संभावना करते हैं, जबकि उनकी बेटियां सभ्य, सुशील और कायदे से काम करने वाली है, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा
का कोई चर्चा कभी नहीं करते। अब आगे है मदन। मदन क्या है? मदन एक गरीब बाप गिरधर लाल का बेटा है, जिसकी उम्र लगभग 5-6 साल है, जिसमें समान बालक की भांति उसमें भी क्या है? मानस्विता है। इसलिए तो वह सैन साहब के ड्राइवर की ओर बार बार मारने के लिए झपटता है। सामान्य बालक की तरह उसमें भी ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना जगती है। इसलिए उसने सैन साहब के खोखा को भी पीट देता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मदन स्वाभिमानी भी है। अब आगे है कासू का प्रसंग। कासू क्या? कासू सैन साहब का इकलौता बेटा है, जिनका जन्म उस समय हुआ था जब मिस्टर सैन एवं मिसेज सैन को संतानोत्पत्ति की कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई थी। सैन साहब के दुलार में वह बिगड़ता चला जाता है। पिता की तरह ही उसमें भी अहम का भाव पनप जाता है। इसलिए वह मदन से लट्टू नचाने के लिए रौब से मांगता है। वह नटखट भी है, जिसके कारण उसे तोड़ फोड़ में अधिक मन लगता है। उसमें स्वाभिमान भी है, इसलिए तो वह मदन के साथ लट्टू नहीं देने पर उनसे उलझ जाता है। अब आगे है कि गिरधर। गिरधर कौन है? तो गिरधर क्या है? गिरधर सैन साहब की फैक्ट्री में किरानी है। वह अपने परिवार के साथ ऑल हाउस में रहता है। वह ईमानदार वफादार भी है। मालिक के गलत निर्णय को भी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि गिरधर वर्तमान को भी आधार मानता है, क्योंकि समान पिता की तरह पुत्र मदन को भी दंड देता है, लेकिन नौकरी छूटने के बाद उसका पुत्र को गले भी लगाता है। वो अपने पुत्र को क्या करते हैं? गले भी लगाते हैं। ये क्या हुआ? ये सबका जो है ना चरित्र चित्रण हुआ। सैन साहब हो गया, मदन हो गया, ये सबका क्या हुआ? चरित्र चित्रण हो गया। अब इसके विषय में जितना आपको याद होगा वो लिख दीजिएगा। अब आगे है क्वेश्चन कि आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। तो हमारी दृष्टि में कहानी का नायक कासू है, क्योंकि दैन संपत्ति कासू के प्रति संभावनाएं को संयोजे हैं। कासू के दुर्ललित भाव के कारण ही सैन साहब की गाड़ी की बत्ती टूटती है। सैन मित्रों ने गाड़ी की हवा निकाली जाती है। कासू के कारण ही निर्दोष गिरधर की नौकरी समाप्त हुई। कासू के दुर्दमनीय स्वभाव के कारण ही सैन साहब को मित्रों के बीच मन महसूस कर रह जाता है, तथा कासू के लार प्यार के सामने सैन साहब की पुत्रियां कुछ नहीं है। कासू के ही दांत भी टूटते हैं, जिसे विष के दांत की संज्ञा दी गई है। यह क्या हुआ? कहानी के नायक कौन है? तो आप कासू के विषय में डिटेल से लिख देंगे। अब आगे क्या है कि आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। तो क्या होगा? कुछ कुछ प्रमाण आपको उपस्थित करना है। जैसे आरंभ से ही कहानीकार का स्वर व्यंग्यपूर्ण है, इसके प्रमाण में कहानीकार की उक्ति गाड़ी के पक्ष में जैसे कोयल घोंसले से कब उड़ जाए, सैन साहब की पुत्रियां के प्रति व्यंग्यपूर्ण उक्ति में कहानीकार ने कहा है वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख ले। कहानी में वहाँ भी कहानीकार ने व्यंग किया, जहाँ कासू मदन की जमात में लट्टू
नचाने में मतलब जा पहुंचता है, उस समय कहानीकार को उक्ति हंस कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया इत्यादि। ये सभी क्या उसका प्रमाण है। अब आगे क्वेश्चन है, विष के दांत कहानी का सारांश लिखिए। तो दोस्तों अभी हमने जो 13 गो क्वेश्चन बताए हैं, ये सब को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो कुछ कुछ पॉइंट अगर उससे लेते हैं 13 क्वेश्चन में से, तो आपका ये सारांश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये सारांश आप अपने से लिख सकते हैं। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन आप खुद से जान जाएंगे, उसके विषय में समझ जाएंगे, तो सारांश का मतलब क्या होगा, उस चैप्टर का संक्षिप्त में लिखना। तो आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा वो आप इसमें लिख दीजिएगा, बस हो गया। चलिए थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देते हैं। तो क्या है, विष के दांत कहानी के कहानीकार कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा। मदन की उम्र क्या थी? तो 5-6 साल। अब आगे है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से। आगे है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो 2 दांत तोड़ डाले। अब आगे है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो क्या लट्टू के खेल में। क्या था, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी था ना। अब क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। पूछेगा, सोसाइटी की डैश भी उनसे कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख ले। तो क्या होगा, तरीकाएं। तरीकाएं मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, आपको लगाना है तरीकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहती है जो सीख ले। तो दोस्तों आज हमने दूसरे चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर जहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ होगा आप हमें बता सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उससे कांटेक्ट करके इसका PDF आप ले सकते हैं। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद।